आज एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, क्लास मैट्रिक्स से रिलेटेड है। इसके इस लेक्चर्स के अंदर भी दो तीन टॉपिक मिक्स में है, वो मिक्स में दो तीन हम टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले जर्मिनेशन ऑफ सीड है कि सीड को जब जमीन के अंदर बोया जाता है तो वो ग्रो किस तरीके से, या उसको कंडीशंस कौन कौन सी चाहिए, किस तरीके से वो ग्रो करता है, ये सब कुछ इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पिछले चैप्टर के अंदर हमने मोनोकॉट और डाइकॉट सीड और सीड की स्ट्रक्चर्स पढ़ी। ठीक है, अब सीड जब जमीन के अंदर लगाने के बाद वो कैसे किस तरीके से ग्रो करता है, ये सब कुछ इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। देखो, जब कोई भी सीड एक रेस्टिंग कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी कहते हैं। ठीक है, कि उस डोरमेंसी जो सीड को ब्रेक डाउन किया जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे। जब जमीन को सीड को जमीन के अंदर लगाया जाता है तो उसकी जो डोरमेंसी है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन सीड डेवलप इनटू सीडलिंग, के सीड जो है ना वो प्लांट की तरफ ग्रो करता है, इसलिए हम सीडलिंग कहेंगे, सीड का ग्रो होना। ठीक है, अब कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है सीड के लिए, अब वो कंडीशंस नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले ये चीज याद रखना, सीड की जो जर्मिनेशन है उसके लिए कुछ शराइत होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले मॉइस्चर यानी कि वाटर, और ऑक्सीजन और टेम्परेचर। ऑक्सीजन भी ज्यादा होनी चाहिए और प्लस में टेम्परेचर भी होना चाहिए, तो उस वजह से जो सीड है वो नॉर्मल तरीके से ग्रो कर सकेगा। अब सपोज करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कि रोल ऑफ वाटर, यहां हम कहेंगे मॉइस्चर। अब देखो, वाटर हर एक जिंदगी के लिए नेसेसरी है, ये याद रखना कि वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरी लाइफ, हर एक जिंदगी के लिए। जब भी तो बोलते हैं सेल के अंदर 70 से लेकर 90% वाटर होता है, तो उसके अंदर वाटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, वाटर होता है। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, या इवन प्लांट की बॉडी के अंदर, या सीड की बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से होती है। ये चीज याद रखनी। जब हम सीड को बोया जाता है, यानी कि सीड को जमीन के अंदर लगाया जाता, दो सीड बिकम सॉफ्ट, वाटर की वजह से जो सीड कोड होता है, आउटर जो ये सीड कोट है, वाटर की वजह से सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने के बाद ये क्या करता है, या कोटिलेडॉन या एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इनहिबिशंस का मतलब है, इनहिबिशंस का मतलब है सॉइल अप होना। सॉइल अप होने के बाद वो वाटर उस सीड के अंदर जाके उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, और उससे क्या होता है, सीड का जो कोट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर रह जाता है अंदर वाला एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो जो है ना वो फिर कम आउट टू ग्रो, और एंजाइम एक्टिविटीज होती हैं। एंजाइम एक्टिविटीज होने के बाद वाटर और प्लस में जो फूड रिजर्व फूड पड़ा था, एंडोस्पर्म जो सीड के अंदर रिजर्व फूड पड़ा था, वो एक फूड एक चेंज हो जाएगा किसके अंदर, सॉल्यूशंस की फॉर्म में, और इस तरीके से सीड ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अब सीड के लिए देखो, सीड की ये मैंने इस साइड स्ट्रक्चर बनाई है। फर्स्ट टाइम जब सीड को हम अंदर लगाते हैं तो उसके माइक्रोपाइल से वाटर अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद वाटर प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट करता है, इसकी वजह से जो सीड कोड है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और सम एंजाइम एक्टिविटीज होती है, और एंडोस्पर्म के अंदर ये चीज याद रखनी है, इसके अंदर रिजर्व फूड होता है, वो पानी के साथ एक मिक्सचर फॉर्म में सॉल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखनी। उसके बाद हम आते हैं रोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए ये चीज याद रखना कि एनर्जी लाजमी रिक्वायर्ड होगी। वो एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होगी, ये चीज याद रखना है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन के लिए क्या नीडेड है, ऑक्सीजन नीडेड है। तो ये चीज याद रखना कि खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए, जो इसके अंदर रिजर्व फूड बना हुआ है, उसको फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लाजमी चाहिए। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कराने के लिए ऑक्सीजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, सेकंड ये हो गया रोल। दूसरा है टेम्परेचर। देखो,
हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम की जो एक्टिविटी रिक्वायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। हर एक जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उनके लिए एक ऑप्टिमियम टेम्परेचर होता है। उस ऑप्टिमियम टेम्परेचर कौन सा हो सकता है? जैसे सपोज करते हैं हम सीड के लिए ये कहेंगे कि 25 से अबव और 37 से नीचे हो। हाँ, 25 और 37 के बीच में जब टेम्परेचर होगा तो सीड जो है वो जर्मिनेट या ग्रो कर सकता है, वरना टेम्परेचर इससे अगर नीचे हो या ऊपर हो तो कभी ग्रो नहीं करेगा। सीड डू नॉट जर्मिनेट एट द टेम्परेचर ऑफ 0, या हम कह सकते हैं 45 के ऊपर कभी भी सीड ग्रो नहीं कर सकता। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स थे जिन फैक्टर्स के ऊपर जर्मिनेशन ऑफ सीड होती है। ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड होती है, उसकी मदद से सीड जो है जमीन के अंदर जब बोया जाता है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो करता है और प्लस में न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप की जर्मिनेशन है, एक एपीजल जर्मिनेशन, दूसरा हाइपोजल जर्मिनेशन। ठीक है, एपीजल जर्मिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर हाइपोजल जर्मिनेशन पढ़ेंगे। एपी वर्ड का मतलब है अबव, और जियो जल का मतलब है, जियो मीन्स अर्थ, जर्मिनेशन मीन टू ग्रो अप द सीड्स। ठीक है, अब देखो ये एक ऐसी टाइप ऑफ जर्मिनेशन है जो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन सीड ग्रो अबव द सोइल। सीड ग्रो अबव द सोइल का मतलब क्या है? जो फर्स्ट जो कोटिलेडॉन है वो जो है जमीन की तरफ आती है, फर्स्ट जो हाइपोकोटिलेडॉन है वो जमीन की तरफ आती है, इसलिए हम एपिकोडाइल या फर्स्ट ग्रो अबव द सोइल। ठीक है, उसके बाद ये चीज याद रखनी है, ग्रोथ रेट ऑफ हाइपोकोटिलेडॉन इज हायर देन एपिकोटिलेडॉन। अब देखो हाइपोकोटिलेडॉन हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है, जो रूट अराइज करता है, और एपिकोटिलेडॉन जो है लीफ अराइज करता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जब सीड ग्रो कर रहा होता है फर्स्ट टाइम ये अबव तो मूव करता है, पर जो इसकी जो जड़ें हैं वो बड़ी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ रेट है वो हाइपोकोटिलेडॉन इज हायर देन एपिकोटिलेडॉन, ज्यादा होती है। ठीक है, हाइपोकोटिलेडॉन ज्यादा होता है, एपिकोटिलेडॉन छोटा होता है। अब हाइपोकोटिलेडॉन ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अर्क। अर्क हम किसको कहते हैं? ये घूम रहा है, इसको हम अर्क कहते हैं। ठीक है, घूमने वाले सिस्टम को हम अर्क कहेंगे। तो हाइपोकोटिलेडॉन सबसे ज्यादा ग्रो करता है किसके अंदर? एपिकोटिलेडॉन के अंदर। पर फर्स्ट जो ग्रो कर रहा है मतलब अबव द अर्थ मूव कर रहा है, इसलिए हम उसको एपिकोटिलेडॉन कहेंगे। अब इसके अंदर जो कोटिलेडॉन होता है, ये कोटिलेडॉन है, ये क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है अबव द सोइल, वर्क एज फर्स्ट फॉलिकल ऑफ लीफ। अब जो एपिकोटिलेडॉन है, ये कोटिलेडॉन है, ये कोटिलेडॉन अबव द सोइल मूव करेगा और वो किसके अंदर? लीफ के अंदर कन्वर्ट होगा। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद नीचे हाइपोकोटिलेडॉन होती है, ऊपर एपिकोटिलेडॉन होती है। ठीक है, ये सीड होता है, सीड के जमीन के अंदर बोया जाता है, तो ये कंडीशंस नजर आती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हाइपोकोटिलेडॉन के क्या है? हाइपोकोटिलेडॉन जर्मिनेशन, हाइपोजल जर्मिनेशन, हाइपोजल जर्मिनेशन, सॉरी, हाइपो वर्ड का मतलब है बिलो और जियो मीन्स अर्थ। अब देखो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन सीड रिमेन इन द सोइल, सीड सोइल के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, और सीड जैसे ये इसका पहले बाहर आ रहा है, इसका कोई बाहर वगैरह नहीं आता है, ये सीड सोइल के अंदर ही रह जाता है। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ एपिकोटिलेडॉन वो हायर होता है किससे? हाइपोकोटिलेडॉन से। अब ये देखो, ये आप लोग ज्यादातर नजर आएगी, इसके अंदर जो है एपिकोटिलेडॉन है उसकी ग्रोथ ज्यादा होती है हाइपोकोटिलेडॉन से, ये चीज याद रखनी। पर इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रो करती है वो कौन ग्रो करती है? हाइपोकोटिलेडॉन करती है। इसलिए हम इसके अंदर फर्स्ट अबव मूव करती है, इसके अंदर फर्स्ट नीचे की तरफ मूव करती है, इसलिए हम हाइपोकोटिलेडॉन कह रहे हैं। फर्स्ट रूट बनती है और इसके अंदर फर्स्ट शूट बनती है। ठीक है, ये चीज याद रखनी, इसके अंदर फर्स्ट शूट बनती है और इसके अंदर फर्स्ट रूट बनती है। ठीक है, और कोटिलेडॉन डू नॉट ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अर्क वगैरह, इसके अंदर जैसे ये अर्क वगैरह सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी अर्क वगैरह सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी। अर्क का मतलब ऐसे मोड़ना। ठीक है, कोटिलेडॉन डू नॉट टर्न इनटू ग्रीन, कोटिलेडॉन कोई भी ग्रीन वगैरह नहीं होता है, क्योंकि कोटिलेडॉन जमीन के अंदर ही होता है
और उससे हाइपोकोटिलेडॉन निकलना और एपिकोटिलेडॉन निकलना, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होता रहता है। अब उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक्स है जो एनिमल से रिलेटेड है, कि इतनी देर तक हमने प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ी, अब प्लांट के एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे और किस तरीके से होती है। अब देखो दो किस्म की रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप की रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे। पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब देखो सेक्सुअल जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसका फर्स्ट टाइप है फिशन। फिशन वर्ड का मतलब है, एक होता है फ्यूजन, ये फिशन, फ्यूजन स्प्लिटिंग, इसका मतलब फिशन का मतलब स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग मतलब कोई भी पेरेंट जो बॉडी है वो 2 और मोर देन सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर टूटे तो उस सिस्टम को हम फ्यूजन कहेंगे। जैसा सपोज करते हैं ये पेरेंट बॉडी है, 2 से ज्यादा सेलों के अंदर ब्रेकडाउन हो तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। उसके बाद के इसके दो टाइप्स है, एक बाइनरी फ्यूजन है, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन है। जैसे हमने प्लांट के अंदर पढ़ा था ऐसे इस एनिमल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वेयर द ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिज्म डिवाइड 2 ऑर्गेनिज्म के अंदर, कोई भी पेरेंट बॉडी है, सपोज करते हैं ये 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो तो उसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ये ज्यादातर यूनिसेल्युलर प्रोटोजुआ में होते हैं। जैसे कोई भी पेरेंट बॉडी का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो 2 न्यूक्लियाई के अंदर, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे साइटोप्लाज्म की तरफ। जैसे सपोज करते हैं ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, जब ये सेल मूव करेगा तो इस तरीके से इसके अंदर भी न्यूक्लियस, इसके अंदर भी न्यूक्लियस, तो इस तरीके से 2 सेल बनेंगे। किसी पेरेंट बॉडी से 2 सेल बने तो उसको हम बाइनरी फिशन कहेंगे। ये ज्यादातर यूनिसेल्युलर जो प्रोटोजोन्स होते हैं, प्रोटोजुआ होते हैं, उसके अंदर होता है। अब मल्टीपल फ्यूजन्स आते हैं। मल्टीपल फ्यूजन्स जो है इसके अंदर एक से ज्यादा डॉटर सेल यानी 2 से ज्यादा डॉटर सेल बनते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिवाइड मेनी स्मॉल साइज डॉटर सेल किसी के अंदर, सपोज करते हैं ये कोई भी पेरेंट बॉडी, इसके अंदर 2 और 4 ऐसे बनते जाए, एक 2 से ज्यादा बने तो सिस्टम को मल्टीपल मींस मेनी। ठीक है, ये ज्यादातर प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फ्यूजन्स वगैरह नजर आती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड वन, बडिंग। अब देखो बडिंग एक किस्म की हम कह सकते हैं आउट ग्रोथ है। ठीक है, 1 और मोर आउट ग्रोथ है। ठीक है, डेवलप्ड ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उस सिस्टम को हम बर्ड कहते हैं। जैसे ज्यादातर ये आप लोगों को हाइड्रा के अंदर नजर आता है। हाइड्रा की बॉडी किसी सबस्ट्रेट्स या किसी भी रॉक्स वगैरह के एक्वेटिक्स होते हैं, जमीन के अंदर एक्वेटिक्स होते हैं, किसी भी रॉक पत्थर वगैरह से अटैच होते हैं, और अटैच होने के बाद ये इसका जो आउट ग्रोथ है, ये ग्रोथ है, इसको हम बर्ड्स कहते हैं। बर्ड जब ये सेपरेट हो जाता है किसी भी पेरेंट बॉडी से तो ये इंडिपेंडेंटली हाँ अपनी खुद जिंदगी गुजारता है और अपने इसी जैसा एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग ये ज्यादातर आउट ग्रोथ होती है जो हाइड्रा के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रा ज्यादातर एक्वेटिक्स होते हैं। उसके बाद फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन वर्ड का मतलब है टुकड़े बनाना। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप टुकड़े बना के फेंक दो तो उसके अंदर फिर से एबिलिटी होती है तो उसके अंदर रीजनरेट होने की, जैसे रिकवरी होने की। ज्यादातर लोअर मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ये फर्मेंटेशन जैसा प्रोसेस होता है। जैसे लिवर फ्लू के और नेमाटोड्स वगैरह उसके अंदर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। जैसे सपोज करते हैं कि व्हेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट। अब कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको ऐसे हिस्सों के अंदर एक फ्रेगमेंट्स बनाए जाएंगे तो ये फ्रेगमेंट हर एक फ्रेगमेंट जो है डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक फ्रेगमेंट है, इन फ्रेगमेंट को तोड़ के किसी जगह पे आप लोग छोड़ दो तो इस फ्रेगमेंट के अंदर एबिलिटी होती है अपने जैसा एक न्यू इंडिविजुअल बनाने की। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रोडक्शन इन
एनिमल और प्लस में प्लांट के अंदर जो जर्मिनेशन होती है और फैक्टर ऑफ जर्मिनेशन और प्लस में एपिजल जर्मिनेशन और हाइपोजल जर्मिनेशन। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एनिमल्स के अंदर वो पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।